तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरी अगुवाई गांधी परिवार के नाम रही है। ये तो साफ हो गया है कि बड़े पदों से बाहर होकर भी गांधी परिवार ही कांग्रेस के तमाम फैसले करता है। लेकिन कांग्रेस अभी तक गठबंधन पर कंफ्यूज नजर आ रही है। अधिवेशन में राहुल को प्रधानमंत्री के पद के लिए प्रोजेक्ट कर दिया गया, पर यह साफ नहीं किया गया है कि साथी पार्टियों के साथ कांग्रेस जो अगला लोकसभा चुनाव है वो किसकी अगुवाई में लड़ेगी, या अब कांग्रेस ने दूसरे दलों के सामने खुद को छोटा स्वीकार कर लिया है, ये भी फिलहाल साफ नहीं है। राहुल जी और तमाम एआईसीसी के डेलीगेट्स, आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं और हमें ये पहचानने की ज़रूरत है कि हमारे संगठन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 85वां अधिवेशन कांग्रेस के अंदरूनी हालात पर सवाल उठा गया। एक तरफ सोनिया गांधी ऐलान करती हैं कि वो अब रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में साफ हो जाता है कि वो तो उम्र की उसी सीमा में रहेंगी जिसमें आज तक वो रहती आई हैं। This is a particularly challenging time for the Congress and for the country as a whole. वहीं भारी भरकम चुनाव करवाकर मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन जब अधिवेशन होता है तो मंच पर सोनिया, राहुल और प्रियंका की चौधराहट ही दिखाई देती है। गांधी परिवार ने खुद को अब कांग्रेस से अलग करने का मन बनाया है, लेकिन जो मंच पे दिखा वही बिका, क्योंकि गांधी परिवार का वर्चस्व अभी भी वैसा ही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष भले ही हों, लेकिन सारी रणनीति और उसकी बुनियाद, उसे कहां तक पहुंचाना है, उस अंजाम को सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार अभी भी सिरे चढ़ा रहा है। तो फिर खड़गे किस मायने के अध्यक्ष, ये सवाल बारंबार उठता रहेगा। रायपुर अधिवेशन में राहुल गांधी पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा जोर दिया। राहुल गांधी ने आखिरी दिन अधिवेशन को संबोधित करते हुए भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान वो देश के सभी तबके से मिले। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखने का दावा भी किया। राहुल ने कांग्रेस की खासियत बताते हुए ऐसे सभी लोगों की पार्टी बताया। राहुल के मुताबिक कांग्रेस में जो भी आएगा उसे पार्टी अपने घर जैसे लगेगी। सबसे कहा, देखिए इस घर में जो भी आएगा, अमीर हो गरीब हो, बुजुर्ग हो युवा हो बच्चा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी स्टेट का हो, हिंदुस्तान से बाहर का हो, जानवर हो, उसको यह लगना चाहिए कि मैं आज अपने घर आया हूं। राहुल ने इस दौरान कहा कि 52 साल बाद भी आज उनके पास अपना घर नहीं है। राहुल ने उस बयान पर भी हमला बोला जिसमें अर्थव्यवस्था का हवाला देकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन से लड़ाई पर सवाल उठाए थे। राहुल ने इसे सावरकर वाली सोच करार दिया। इसी के साथ राहुल गांधी ने अडानी के बहाने केंद्र सरकार को भी सवालों में खड़ा किया। मैंने सोचा था कि वो हमारा घर था, 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? लड़ाई इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत।
जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। हालांकि सभी अहम पदों से मुक्त होकर भी राहुल गांधी कांग्रेस अधिवेशन के केंद्र में रहे। साथ ही प्रियंका और सोनिया भी अधिवेशन के केंद्र में दिखे। राहुल गांधी की भूमिका पर सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। प्रियंका गांधी को भी इस बार ज्यादा तवज्जो दी गई। सोनिया गांधी खुद अपने संन्यास की बात कहती हैं, फिर पार्टी उससे मुकरती है। यानी अब तक जो खेल चल रहा है वो सिर्फ सत्ता में बने रहने और उसके ऊपर काबिज रहने का है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पहले वाली यूपीए की लीग से हट रही है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अधिवेशन के दौरान गठबंधन और उसमें कांग्रेस की भूमिका पर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका। एक तरफ संकेत है कि कांग्रेस गठबंधन की अगुवाई नहीं करेगी, तो क्या कांग्रेस अगले चुनाव में सिर्फ गठबंधन का एक हिस्सा बनकर रह जाएगी? गठबंधन और नेतृत्व का मसला कांग्रेस के लिए पेचीदा इसलिए भी है क्योंकि कुछ राज्यों में पार्टी कार्यकर्ता शासन कर रही है, तो दूसरी पार्टियों से गठबंधन के पक्ष में नहीं है। विपक्ष में अभी भी राहुल गांधी के नाम पे सहमति तो बनती दिख नहीं रही है। फिर विपक्षी एकता का प्रश्न जो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया था, उसका क्या? यानी सब कुछ एक बनी बनाई हुई रणनीति के तहत हो रहा है। यानी राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के लिए यह अधिवेशन मात्र है, या फिर गांधी परिवार ये चाहता है कि भले ही पार्टी अध्यक्ष के नाम से गांधी परिवार का नाम हट रहा हो, लेकिन सारी बुनियाद, सारी भूमिका उन्हीं की रहे। तो फिर विपक्ष भी इस मामले में अपने आप को खुद समझता है और उसे भी लगता है कि जो गलती पीछे की गई हो वो अब ना हो, यानी फूक फूक कर रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन ने दो बातें बिल्कुल साफ कर दी हैं। बड़े पदों से बाहर होकर भी पार्टी की कमान गांधी परिवार के पास है, और दूसरी ये कि राहुल को पीएम प्रोजेक्ट कर कांग्रेस पार्टी अगले चुनावों में गठबंधन पर कंफ्यूजन के हालात में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उधर जिन हस्तियों ने देश का मान बढ़ाया है, भारत 24 आज उन तमाम हस्तियों का सम्मान करने जा रहा है। भारत 24 आज जोधपुर में देश के सुपर इंडियंस को सम्मानित करने जा रहा है, और इस कार्यक्रम में देश की नामचीन हस्तियां शामिल। में कुछ लोग होते हैं जो पारखी होते हैं, तो वैसे जेसी सर, उनको हम लोग जेसी सर बोलते हैं। तो राजस्थान में आना हमेशा से ऐसा लगता है कि हम भारत के हृदय में आ रहे हैं, क्योंकि हम कभी दुनिया का स्वागत करते हैं तो हमारा एक बड़ा प्रसिद्ध गीत होता है जो हम राजस्थान से ही पाए हैं, वो कि केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देसरी, केसरिया बालम ओह देश में खुशियाँ कैसे न हो। मैं तो खुश होके ही आता हूँ साहब यहाँ तो। सर मैं ईमानदारी से एक बात बताऊं, मैंने ना एक लिस्ट बनाई थी और उसमें रिंकिया का पापा जो गाना है वो डाला था। मुझे नहीं लगा था कि केसरिया बालम आप गाएंगे, लेकिन जोरदार तालियां सर के लिए इस बात के लिए होनी चाहिए। देखिए, हम क्या, देश का कौन कलाकार होगा जो किसी भी जगह गया हो। हमने 5028 गाने गाए हैं अपनी जिंदगी में, अभी मैंने 5028वां गाना गाया है। तो हम अगर कभी सूरीनाम गए हैं गाने, मॉरिशस गए हैं गाने, फिजी गए हैं गाने, अगर हम इधर सऊदी अरब के देशों में गा रहे हैं, तो कोई प्रोग्राम नहीं जहां हमें केसरिया बालम न गाने को कहा गया और न गाया हो, हर जगह गाया है। तो ये एक, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक बड़े भाई कैबिनेट मिनिस्टर है अर्जुन राम मेघवाल जी, वो तो एक दिन हमको बिठा लिए, बोले कि तुम गाओ भोजपुरी और हम गाते हैं राजस्थानी। और हम लोग बहुत, और राजस्थानी और भोजपुरी दोनों भाषा को हम लोग संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने के लिए बहुत जल्दी आपको एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो वहां भी भोजपुरी और राजस्थानी साथ है। तो ये आप सोच लीजिए कितना हम लोग का नाता जुड़ा हुआ है। और हमारे जस्टिस गोपाल कृष्ण सर भी जो है लगातार इस पर कार्य भी कर रहे हैं, उसके लिए भी वो प्रसंज्ञान देते हैं।
तृप्ति। सर, गोविंदा सर से मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कि बात राजस्थान की चल रही है और आपका बहुत बहुत स्वागत है जोधपुर में। मैंने सुनीता मैम को मार्केट में शॉपिंग करते हुए देखा था, क्या कभी आपने उनको शॉपिंग में ज्वाइन किया है? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। वो आई थी यहाँ पर और शॉपिंग के लिए निकल गई थी, जैसा आपने देखा। मुझे लगता है कि ये किस दिन क्या और कैसे किया जाए काम, इसमें मैं सरेंडर करता हूँ। ज़्यादातर मैं उन्हें पूछा करता हूँ, उससे पहले माताजी से पूछा करता था कि मैं कैसे काम क्या करूँ किस दिन विशेष रूप से। और यह मैं इसे इजी नहीं लेता हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ मूवमेंट कर रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, मैं इसे इजी नहीं लेता हूँ। तो थोड़ा सोचना पड़ता है मुझे, और कई टाइम ऐसा होता है कई जगहों पे प्लानिंग होती है, फिर प्लानिंग वैसी नहीं रहती क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है कि ये मूवमेंट आपकी जो चलने की व्यवस्था है वो व्यवस्था है। अच्छा सर, लेकिन कभी तो कहती होंगी कि नहीं आज तो चलना ही पड़ेगा, आप सुपरस्टार दुनिया के होंगे। मैं कह तो रहा हूँ, मैं सरेंडर आदमी हूँ, मुझे क्या पूछ रही है ना ये, आप ये सब सवाल नहीं पूछिए मुझे। मैं छोटा था तो जो माताजी कह दिया करती थी वो कर दिया करता था, अब जो बच्चों की माताजी कह देती हैं वो कर देता ये शायद देखिए कि मुस्कुराहट सर अपने मन के भाव है सबके। सर जी, मनोज तिवारी जी, क्योंकि देखिए आपने सिंगर की बात की और कहा ईटीवी जो है तब से आपने तारीफ की है। सिंगर बनने का आपका सपना कब से हुआ? आपको क्यों लगा? जैसा कि मैंने ऐसा सुना कि आप दरोगा बनने की तैयारी में थे, लेकिन हाँ वो तो सब कोई बनना चाहता है क्या है, ऐसा कोई बहुत सोच के नहीं था। हमको जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में तो हमें लोग जैक ऑफ ऑल बोलते थे और मास्टर ऑफ नन बोलते थे। तो मैं सोचता था ठीक है जैक ऑफ ऑल होना अच्छी बात है, मगर एक आध चीज में मास्टर बनने की कोशिश करेंगे तो जो जैक ऑफ ऑल हो वो कुछ का तो मास्टर हो सकता है। वैसे तो ये ऊपर वाले के अलावा मास्टर कोई है नहीं, हम सभी विद्यार्थी हैं हर क्षेत्र के, रोज कुछ न कुछ सीखना है। और तस्वीरें आप देख रहे थे किस तरह से सुपर इंडियंस को सम्मानित किया जाएगा इस पूरे कार्यक्रम में। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम की। दरअसल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पूरी तरह से अब सीबीआई के शिकंजे में फंस चुके हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया ने विक्टिम कार्ड चल के पूरे घटनाक्रम का रुख बदलने की कोशिश जरूर की, फिर क्या हुआ इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सीबीआई के शिकंजे में सिसोदिया, रोड शो करते हुए पहुंचे सीबीआई दफ्तर। आप नेताओं ने हेडक्वार्टर पर मचाया गदर। शराब नीति केस में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई के शिकंजे में फंस चुके हैं। आज घर से निकलते वक्त उन्होंने पहले अपनी मां से मिलकर आशीर्वाद लिया, इसके बाद रोड शो करते हुए सीबीआई दफ्तर पहुंचे। सिसोदिया के साथ उनके हजारों समर्थक भी थे। सभी हेडक्वार्टर के पास धरने पर बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रोटेस्ट बढ़ता देख पुलिस ने धारा 144 लगा दी। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह समेत कई समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। सिसोदिया ने सीबीआई दफ्तर जाने से पहले समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने खुद को भगत सिंह का अनुयायी बताते हुए कहा कि वो देश के लिए शहीद हो गए थे। हम तो झूठे आरोपों के लिए जेल जा रहे हैं, जो बहुत छोटी चीज है। सिसोदिया को 11 बजे दिल्ली के लोधी रोड पर सीबीआई के हेडक्वार्टर पहुंचना था, लेकिन वे करीब 15 मिनट लेट पहुंचे। सीबीआई दफ्तर पर पहुंचने से पहले सिसोदिया ने कहा कि स्कूली बच्चों से उन्हें बहुत प्यार है। अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बच्चे पढ़ाई जारी रखें। अगर बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही की तो वे खाना छोड़ देंगे।
पूछताछ के लिए निकलने से पहले सिसोदिया ने कहा कि आज सीबीआई ऑफिस जा रहा हूं, सारी जांच में पूरा सहयोग करूंगा। लाखों बच्चों का प्यार और करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद है। सिसोदिया ने खुद को भगत सिंह का अनुयायी करार दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि भगत सिंह देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे, उन्हें अगर झूठे आरोप में जेल जाना पड़ा तो ये छोटी बात होगी। एक तरफ सिसोदिया शराब घोटाले में खुद को शहीद दिखा रहे हैं, तो वहीं पार्टी में उनको महान बलिदानी करार देकर बीजेपी निशाना साध रही है। आज उस मनीष सिसोदिया को नरेंद्र मोदी जी की सरकार फर्जी मुकदमे लगाकर, फर्जी मामले बनाकर गिरफ्तार कर रही है। सीबीआई ने 14 घंटे छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक का लॉकर चेक किया, कुछ नहीं मिला। अगर 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप है, कोई तो संपत्ति, कोई तो संपदा, कोई तो पैसा मिलता, कुछ नहीं मिला। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी रवि यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। रवि, फिलहाल क्या कुछ नजर आता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया कई चीजें करके गए हैं, कई चीजों का उन्होंने जिक्र किया, सीबीआई की इस जांच में सहयोग देने का जिक्र किया, लेकिन अब ये लग रहा है कि मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। अब बिल्कुल 11:30 बजे से ये पूछताछ का दौर जो है वो जारी है और बड़ी बात ये है कि जब वो ये कहते हैं कि वो जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं, पूरा कोऑपरेट करेंगे और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उन्होंने गलत नहीं किया, तो फिर इतना बवाल क्यों, इतना हंगामा क्यों बरपा रहे हैं। और जिस तरह से पहली दौर की जो बातचीत थी उसमें 9 घंटे का वक्त लगा था पूछताछ में, लेकिन बड़ी बात यह है कि दिनेश अरोड़ा नाम का जो शख्स सरकारी गवाह बनाया है, उसके साथ साथ 164 के एक बयान जो हैं आबकारी विभाग के सेटिंग अधिकारी के भी लिए गए हैं, जिसमें डूइंग इन्वेस्टिगेशन 17 जो राज्यों के अंदर 34-35 जगह जो रेड हुई थी उसमें ये अधिकारी शामिल थे। अंडमान निकोबार में इनके बयान लिए थे और 164 में इन्होंने साफ तौर पे जो एक अपना डिक्लेरेशन दिया है, कबूल किया है कि ये जो पूरी पॉलिसी बनी थी उसमें अहम रोल जो है वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का था और उसी के आधार पर आज जो है इनको दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। चलिए देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ इस पूरी योजना के दौरान होगा, इस पूरी इंक्वायरी के दौरान होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका।